हेलो फ्रेंड्स। तो सबसे पहले आप लोगों को कॉन्ग्रेचुलेशंस। आज हम लोगों ने अपने चैनल पे 1100 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट कर लिए हैं और ये भी सिर्फ 11 डेज़ में। तो ये सब आप लोग के सपोर्ट के बिना नहीं हो पाता, तो आप लोग ऐसे ही हमें सपोर्ट करते रहें। आज जो लोग हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम लोग जल्दी ही 10K फिर 100K फिर 1 मिलियन तक भी साथ में ही जाने वाले हैं। और आज इस 1K की खुशी में मैं आप लोगों के लिए एक नई चीज़ लेके आया हूँ। अगर आप लोग मेरे पुराने वीडियोस या फिर इस वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में या फिर आप कमेंट सेक्शन में जाएंगे तो आपको एक नया सेक्शन मिलेगा, मतलब एक नया मैसेज मिलेगा कि आप अब अपनी क्वेरीज को गूगल फॉर्म फिल करके हमको भेज सकते हैं और हम आपको प्रॉमिस करते हैं कि 1 और 2 डेज में आपके क्वेरीज का रिप्लाई आपको अपने मेल आईडी पर मिल जाएगा। तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आपको अपनी मेल आईडी डालनी है, अपनी क्वेरीज को डालनी है। अगर आपको कोई फाइल अटैच करना है तो आप वो फाइल भी अटैच कर सकते हो। अपना नाम देना और स्टेट देना ऑप्शनल है, आप चाहे तो दे सकते हो, आपका मन नहीं है तो आप नहीं दो। आप वो फॉर्म फिल करके जब आप हमें देंगे तो हम आपकी क्वेरीज को देखेंगे और फिर आपको रिप्लाई आपकी दी हुई मेल आईडी पे हम कर देंगे। हमारी मेल आईडी है aditya.adi168@gmail.com। तो चलिए फिर से आप लोगों को कॉन्ग्रेचुलेशंस और हम लोग डायरेक्टली अपने चैप्टर पे चलते हैं। तो हम लोगों ने पहला चैप्टर अपना कंप्लीट कर लिया है, पाइथन रिवीजन टूर, और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपना सेकेंड चैप्टर जो है पाइथन रिवीजन टूर पार्ट सेकेंड। मतलब जो भी चीज़ें बच गई थी पार्ट 1 चैप्टर 1 में वो सारी चीज़ें इस चैप्टर में हम लोग कवर करने वाले हैं। अगर मैं आपको ओवरव्यू दूं तो आप इसमें पढ़ने वाले हो स्ट्रिंग्स के बारे में डिटेल में, लिस्ट के बारे में, टपल के बारे में, डिक्शनरी के बारे में और सॉर्टिंग टेक्निक्स कि आप कैसे किसी भी सीक्वेंस को सॉर्ट कर सकते हो। मतलब अगर कोई लिस्ट है तो आप उसको असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे सॉर्ट कर सकते हो, टपल है तो कैसे सॉर्ट कर सकते हो। तो ये सब चीज़ें हम लोग लास्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, स्ट्रिंग्स के बारे में। तो देखिए आप लोगों के लिए बहुत ही खूबसूरत स्लाइड मैंने आज प्रिपेयर की है पूरे। कल वीडियो नहीं आ पाया था क्योंकि मेरे घर के बगल में एक शादी थी तो डीजे बहुत तेज बज रहा था, तो मैंने सोचा कि आज वीडियो डालना सही नहीं हुआ क्योंकि आप लोग को नॉइज़ बहुत ज़्यादा आती। तो अगर किसी भी दिन वीडियो नहीं आता है तो आप ये मत समझिएगा मैं वीडियो बनाना बंद कर दिया है। एक्चुअली कोई ना कोई प्रॉब्लम जरूर रही होगी जिसकी वजह से मैं वीडियो बना नहीं पा रहा हूँ। तो चलिए बिना आप लोगों का और अपना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग डायरेक्टली अपने टॉपिक पे चलते हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग स्ट्रिंग की बात कर रहे हैं तो ये जानना जरूरी है कि स्ट्रिंग होता क्या है। तो अगर आप लोगों ने मेरे पुराने लेक्चर्स देखे हैं तो मैंने आपको इतना तो बता ही दिया था कि स्ट्रिंग्स क्या होता है और एक हैक भी बताया था कि स्ट्रिंग्स को कैसे हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो अ स्ट्रिंग इज अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर। स्ट्रिंग क्या होता है, एक सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर। सीक्वेंस मतलब होता है एक के बाद एक, मतलब स्ट्रिंग क्या है, एक सीक्वेंस है, मतलब उसमें एक के बाद एक कैरेक्टर लिखे हुए होंगे जो कि एक कोट्स में जो होंगे वो किसी कोट्स में मतलब इंक्लोज होंगे। आप उनको सिंगल कोट में इंक्लोज कर सकते हो, डबल कोट में इंक्लोज कर सकते हो, और अगर आप लोगों ने मेरे लेक्चर्स देखे हैं तो आप जानते हैं कि मल्टी लाइन कमेंट को हम लोग ट्रिपल कोट में भी स्टोर करते हैं। तो चलिए एक एग्जांपल सबसे पहले देख लेते हैं। तो एग्जांपल यहाँ पर दिया हुआ है। एग्जांपल इसका क्या है, सिंगल लाइन स्ट्रिंग का एग्जांपल दिया हुआ है। अगर आप सिंगल लाइन स्ट्रिंग लिखते हो तो आपको उसे डबल कोट में चाहे तो आप उसे डबल कोट में स्टोर करें या फिर सिंगल कोट में स्टोर करें। जैसे आप ऐसे भी स्टोर कर सकते हैं और आप डबल कोट में भी इसको स्टोर कर सकते हैं। तो ये होता है स्ट्रिंग। हैक क्या है, हैक ये है कि अगर कोई भी चीज़ मतलब कोई भी सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर, अच्छा कैरेक्टर सब लोग सोचते हैं कि स्ट्रिंग जो है उसमें लेटर्स ही होंगे, नहीं, इसमें ये अगर मैं यहाँ पे एच लगा कर कुछ भी लिख दूँ, यहाँ मैं एच लगा कर यहाँ पर 9 भी लिख दूँ तो ये भी एक स्ट्रिंग है। मतलब कोई भी सीक्वेंस और कोई भी कैरेक्टर, यहाँ देखिए वर्ड कैरेक्टर यूज हुआ है। कैरेक्टर में स्पेशल सिंबल्स भी आ जाते हैं, लेटर्स भी आ जाते हैं, नंबर्स भी आ जाते हैं। आप इस बात पर, इस वर्ड पर ध्यान दें कि यहाँ कैरेक्टर्स लिखा हुआ है। तो अगर कोई भी चीज़ डबल कोट में, अगर कोई भी सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स डबल कोट में इम्बेडेड है, मतलब डबल कोट के अंदर है, तो उसका मतलब है कि वो एक स्ट्रिंग है।
और अब स्ट्रिंग भी दो तरह के होते हैं, एक होता है सिंगल लाइन स्ट्रिंग और एक होता है मल्टी लाइन स्ट्रिंग। तो सिंगल लाइन स्ट्रिंग मैंने आपको बता दिया कि आप इसे चाहे सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर दीजिए या डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर दीजिए। लेकिन मल्टी लाइन स्ट्रिंग क्या होता है, तो मल्टी लाइन स्ट्रिंग को लिखने के दो तरीके होते हैं। एक तो ये होता है कि आप इसे डबल कोट या सिंगल कोट में ही दें, लेकिन जब एक लाइन खत्म होती है तो आप उसको एक बैक स्लैश दे दें ना। तो ये बैक स्लैश क्या करता है कि ये पाइथन को बताता है कि नहीं नहीं अभी स्ट्रिंग खत्म नहीं हुई है, इसके आगे भी अगली लाइन में भी सेम स्ट्रिंग ही कैरी फॉरवर्ड हुई है। तो आप चाहे ये मेथड इस्तेमाल करें कि पर लाइन जो इंड हो, मतलब जब आप एक लाइन इंड करो तो लास्ट में आप एक बैक स्लैश लगा दें, या फिर दूसरा मेथड ये है कि आप लोग यहाँ पर ट्रिपल इन्वर्टेड कॉमा में लिखें। जैसे ट्रिपल इन्वर्टेड कॉमा में आप ये भी दूसरा मेथड है। ये मैंने हेलो लिख दिया और अब मैं दूसरी लाइन में वर्ड लिख रहा हूँ ना, और जब आपका खत्म हो जाए, जब आपका ये खत्म हो जाए तो आप ट्रिपल इन्वर्टेड कॉमा में इसे बंद कर दें। तो ये दूसरा मेथड है मल्टी लाइन स्ट्रिंग को देने का। ओके, तो जनरली आप ये मेथड जो होता है, आप ये मेथड या ये मेथड कोई भी मेथड इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मुझे लगता है आपको एक छोटा सा इंट्रोडक्शन स्ट्रिंग्स के बारे में अच्छा लगा होगा और समझ में भी आया होगा। तो अब चलिए अगली टॉपिक में चलते हैं, इंडेक्सिंग ऑफ पाइथन। अगर आपने मेरा प्रैक्टिस प्रॉब्लम का लेक्चर देखा होगा तो वहाँ पे मैंने इंडेक्सिंग का बहुत इस्तेमाल किया था। और अगर सही बताऊँ तो अगर आप पाइथन पढ़ते हो और आपको इंडेक्सिंग समझ में नहीं आती तो वो आपके लिए बहुत ही बड़ा ड्रॉबैक है। तो चलिए आज मैं आपको इंडेक्सिंग बहुत ही अच्छे समझाने वाला हूँ। तो पहले डेफिनेशन मतलब एक छोटा सा इंट्रो इसका देख लेते हैं। स्ट्रिंग्स इन पाइथन, पाइथन में जो स्ट्रिंग्स होती हैं वो आर स्टोर्ड एज इंडिविजुअल कैरेक्टर। तो पाइथन में जो स्ट्रिंग होती है वो स्टोर होती है एज अ इंडिविजुअल कैरेक्टर। एक इंडिविजुअल कैरेक्टर मतलब एक कैरेक्टर एक जगह स्टोर होगा। और कैसे स्टोर होती है, कॉन्टिग्यूअस लोकेशन पे। कॉन्टिग्यूअस लोकेशन मतलब क्या होता है कि इधर स्टोर हुआ तो फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर, मतलब कि वो एक के बाद, मतलब जैसे कि अगर ये 222.222.1008 है तो अगला जो स्टोर होगा वो 222, अगर ये एड्रेस है जहाँ पर पी स्टोर हुआ है ना, ये एड्रेस है उस जगह का जहाँ पर पी स्टोर हुआ है, तो जो वाई होगा वो स्टोर होगा किधर 222.222.009, मतलब कॉन्टिग्यूअस लोकेशन, मतलब एक के बाद एक लोकेशन पे ये स्टोर होने वाले हैं विथ 2 वे ऑफ इंडेक्स ऑफ ईच लोकेशन। और आप पर कैरेक्टर को 2 इंडेक्स वैल्यूज को के मदद से रिट्रीव कर सकते हो। एक्चुअली इंडेक्सिंग का यूज़ क्या होता है, तो इंडेक्सिंग का दो यूज़ होता है। एक तो आप उससे जो है किसी भी कैरेक्टर को रिट्राइव कर सकते हो ना, मतलब निकाल सकते हो। अगर आप किसी स्ट्रिंग में से कोई सेट ऑफ कैरेक्टर्स या फिर कोई एक कैरेक्टर को निकालना चाहते हो तो आप उसके लिए इंडेक्सिंग का इस्तेमाल कर सकते हो, उसके लिए इंडेक्सिंग होता है। या फिर आप उस कैरेक्टर की जगह कोई दूसरा कैरेक्टर को डालना चाहते हो तो आप उसके लिए इंडेक्सिंग का इस्तेमाल करते हो। लेकिन आप लोगों को मैं एक बात बता दूं कि स्ट्रिंग जो होती है वो इम्यूटेबल टाइप होती है और इम्यूटेबल टाइप में कोई भी चेंजेस नहीं किए जा सकते हैं, इसलिए इंडेक्सिंग का सेकंड इस्तेमाल यहाँ नहीं हो सकता। इंडेक्सिंग का जो सेकंड इस्तेमाल है वो आप लीस्ट में कर सकते हो। डिक्शनरी में इंडेक्सिंग नहीं होती, आप उसका इस्तेमाल लीस्ट में कर सकते हो। ओके, तो इंडेक्सिंग की कैसे जाती है, इंडेक्सिंग छोटा सा मतलब होता है कि आप उसको वैल्यूज प्रोवाइड करें ना, आप एक उसको वैल्यूज प्रोवाइड कर दें जिस वैल्यूज के हेल्प से आप वहां पर दी हुई वैल्यूज को वहां पर असली कैरेक्टर्स को निकाल सके। तो फॉरवर्ड इंडेक्सिंग में क्या होता है कि जो पहला कैरेक्टर होता है उसको 0 इंडेक्स वैल्यू दी जाती है, जो दूसरा कैरेक्टर होता है उसको 1 इंडेक्स वैल्यू दी जाती है, जो तीसरा कैरेक्टर होता है उसे 2 इंडेक्स वैल्यू दी जाती है। मतलब ऐसे जैसे जैसे कैरेक्टर्स बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे जो पांचवा होगा उसको 4 इंडेक्स वैल्यू दी जाएगी, क्योंकि इधर से तो आप इसको पहला कैरेक्टर गिनोगे, इसको दूसरा, लेकिन इंडेक्स वैल्यू 0 से देना, 0 से प्रोवाइड की जाती है देना। तो पहले इंडेक्स वैल्यू को पहला जो कैरेक्टर होगा उससे 0 मिलेगा, फिर 1, फिर 2, फिर ये तो फॉरवर्ड इंडेक्सिंग होगी। अगर आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हो तो आप इस तरह की इंडेक्सिंग करने वाले हो, अगर आप ऐसे जा रहे हो। लेकिन अगर आप ऐसे जा रहे हो तो फिर आप जो लास्ट कैरेक्टर होगा उसे -1 इंडेक्स वैल्यू दोगे, जो सेकेंड लास्ट होगा उसको -2, और ऐसे ऐसे आप जैसे ही राइट टू लेफ्ट आओगे वैसे वैसे आपको नेगेटिव में -1, -2, -3, -4, -5, -6 ऐसे करके उनको इंडेक्स वैल्यू देनी है। मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, इंडेक्स वैल्यू से आप वैल्यूज़ को रिट्राइव कर सकते हो, उस कैरेक्टर्स को रिट्राइव कर सकते हो। और फिर उसके बाद दूसरा यूज़ ये है कि आप वहाँ पर ही दूसरा उसके चेंजेस भी ला सकते हो इंडेक्स वैल्यू। यही यूजेस होते हैं इंडेक्स वैल्यू को देने के।
तो मुझे लगता है आपको दोनों ही फॉरवर्ड इंडेक्सिंग बैकवर्ड इंडेक्सिंग दोनों ही समझ में आ गए, क्योंकि फॉरवर्ड इंडेक्सिंग जो होती है वो पहले कैरेक्टर को 0 और दूसरे को 1 1 1 1 2 0 1 2 देकर ऐसे की जाती है, और बैकवर्ड इंडेक्सिंग लास्ट कैरेक्टर को -1, फिर सेकेंड लास्ट को -2, थर्ड लास्ट को -3 और ऐसे -4 -5 डॉट 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 टू -n तक दी जाती है। ओके, तो ये हो गया फॉरवर्ड और बैकवर्ड इंडेक्सिंग वाला खेल और इंडेक्सिंग वाला खेल। तो एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं कि इंडेक्सिंग क्या होती है, कि वो स्ट्रिंग्स जो होते हैं वो इंडिविजुअल कैरेक्टर्स को कॉन्टिन्यूअस लोकेशन पे स्टोर करते हैं, और उनमें दो टाइप की इंडेक्सिंग हो सकती है, एक फॉरवर्ड एक बैकवर्ड, दोनों मैंने आपको बहुत ही अच्छे से समझा दिया है। तो अब मैंने आपको इंडेक्सिंग बताई ना, तो अब मैं आपको यूजेस बताता हूँ कि आप इंडेक्सिंग का यूज़ कैसे क्या है। तो पहला यूज़ यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि एक्सेस एनी कैरेक्टर ऑफ स्ट्रिंग बाय इंडेक्स वैल्यू। तो यही है इसका इस्तेमाल, कि आप इंडेक्स वैल्यू को देकर किसी भी कैरेक्टर स्ट्रिंग के किसी भी कैरेक्टर को एक्सेस कर सकते हो। उसका सिंटेक्स क्या है, आपको स्ट्रिंग का नाम लिखना है ना, और उसके बाद आपको बिग ब्रैकेट में आपको जो भी कैरेक्टर चाहिए उसका इंडेक्स वैल्यू लिख देना है। अगर आपको यहाँ पर h चाहिए, अगर आपको h वैल्यू चाहिए तो h का इंडेक्स वैल्यू क्या है, h का इंडेक्स वैल्यू 3 है। अगर फॉरवर्ड इंडेक्सिंग में चलें तो हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे पाइथन, हम लोग लिखेंगे यहाँ पर पाइथन, और पाइथन क्या है, पाइथन एक स्ट्रिंग वैल्यू है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, हमको डबल कोट में ये करना पड़ेगा, और फिर उसके बाद हम लोग बिग ब्रैकेट लगाएंगे, और बिग ब्रैकेट में हमको किसको h चाहिए ना, तो h की इंडेक्स वैल्यू क्या है, h की इंडेक्स वैल्यू 3 है। तो इसका जो आउटपुट आएगा वो आपको क्या देगा, वो आपको यही रिजल्ट देने वाला है। वो आप आउटपुट जो होगा वो ऐसे होगा, वो आपको h जो है वो ला कर दे देगा। तो ये होती है इंडेक्सिंग ना, और ये तो फॉरवर्ड इंडेक्सिंग होगी। अगर आपको बैकवर्ड इंडेक्सिंग करनी थी तो बैकवर्ड इंडेक्सिंग में इसके लिए इंडेक्स वैल्यू क्या थी, -3, तो आप यहाँ पर सेम -3 लिख दे। मतलब आप चाहे फॉरवर्ड इंडेक्सिंग की वैल्यू लिखिए या आप बैकवर्ड इंडेक्सिंग की वैल्यू लिखिए, वो रिजल्ट जो है वो सेम आने वाला है, अगर आपने जो कैरेक्टर है उसी की फॉरवर्ड या बैकवर्ड इंडेक्सिंग वैल्यू को लिखा हुआ है। तो आपको इसका यूज़ भी समझ में आ गया होगा कि इंडेक्स वैल्यू को देने का यूज़ क्या होता है। तो इंडेक्स वैल्यू को देने का यूज़ यही होता है कि आप वो इंडेक्स वैल्यू को देकर कैरेक्टर्स को रिट्राइव कर सकते हो। सिंटेक्स क्या है कि आपको स्ट्रिंग का नाम देना है और फिर उसके बाद बिग ब्रैकेट में इंडेक्स वैल्यू देना है। अगर मैं यहाँ पर लिखा होता कि जो पाइथन जो है, अगर मैंने ऐसा दिया होता कि पाइथन जो है वो ए नाम के वेरिएबल में स्टोर है ना, पाइथन क्या है, पाइथन को मैंने ए नाम के वेरिएबल में स्टोर किया है। तो अब जब मैं मतलब जब मैं इंडेक्स वैल्यू से उस कैरेक्टर को रिट्राइव कर रहा था, अब मुझे पूरा पाइथन लिखने की जरूरत नहीं है। मैं क्या लिखूंगा, मैं ए लिखूंगा, क्योंकि ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू पाइथन है, एक ए लिखूंगा, और ए के बाद यहाँ पर मैं अगर मुझे एच चाहिए तो मैं यहाँ पर 3 लिख देने वाला हूँ, या फिर बैकवर्ड इंडेक्सिंग में -3। तो अगर आपने उसको स्ट्रिंग को कोई वेरिएबल असाइन किया है तो आप स्ट्रिंग नेम की जगह वेरिएबल का नाम भी दे सकते हैं। ओके, तो एक ये देखिए मैंने दोनों एग्जांपल दे दिया है कि अगर आप डायरेक्ट स्ट्रिंग लिखकर करना चाहते हैं, जैसे राम की मुझे 1 इंडेक्स वैल्यू की 1 इंडेक्स वैल्यू पे जो कैरेक्टर है वो जानना है, तो वो देखिए आउटपुट में आपको ए दे दिया। अगर आप इसको दूसरी वे से भी कर सकते हैं कि आप x = राम लिखो। अब यहाँ पर आपको पूरा राम लिखने की जरूरत नहीं है। राम किधर स्टोर है, किस वेरिएबल में, तो x में इधर स्टोर है, तो आप x लिखो और फिर उसके बाद यहाँ पर बिग ब्रैकेट में इंडेक्स वैल्यू लिख दो, तो वो क्या है, वो है 1। तो आउटपुट क्या आ गया आपका, सेम। तो दोनों ही वे है, आप दोनों ही वे से इंडेक्स वैल्यू के यूज से कैरेक्टर को रिट्रीव कर सकते हो या एक्सेस कर सकते हो। अब नोट पॉइंट क्या है, अगर आपको नंबर ऑफ कैरेक्टर्स फाइंड, जैसे अगर मैंने पाइथन लिखा है ना, ये तो बहुत छोटा है, आप इसको तो ये देखिए, अगर मैंने पाइथन लिखा है और मैं जानना चाहता हूँ कि पाइथन में नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने हैं, तो गिन लेते हैं, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 कैरेक्टर्स है ना। पर ये तो छोटा सा स्ट्रिंग था, तो हमने गिन लिया कि इसमें 6 है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि चलो यही जो है ये स्ट्रिंग है, मैंने इसको डबल कोट में कर दिया, अब ये क्या है, अब ये एक स्ट्रिंग हो गई ना, ये पूरा एक स्ट्रिंग हो गया। अब अगर आप कोई जानना चाहे कि स्ट्रिंग में कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स है तो आप कैसे दोगे, तो उसका सिंटेक्स जो होता है वो होता है कि आप लेन लिखो ना, और लेन लिखने के बाद आप वहाँ पर स्ट्रिंग लिख दो, जो भी स्ट्रिंग जिसमें आप नंबर ऑफ कैरेक्टर्स को जानना चाहते हो वो स्ट्रिंग लिख दो। अब इतनी बड़ी स्ट्रिंग तो मैं लिख नहीं सकता, तो मैं क्या करूँगा, मैं इस स्ट्रिंग को एक वेरिएबल प्रोवाइड कर दूंगा ना, मतलब मैं ये जो स्ट्रिंग है
इसे एक वेरिएबल में स्टोर कर लूँगा। मान लो मैं एल नाम के वेरिएबल में स्टोर कर लिया, तो अब मुझे जब इसकी लेंथ चाहिए होगी तो मैं यहाँ पूरी स्ट्रिंग लिखने की बजाय यहाँ पर डायरेक्टली लिख दूंगा एल, ना यहाँ पर मैं लिख दूंगा लेन। ये देखिए यहाँ पर बिग ब्रैकेट का इस्तेमाल नहीं करना है, यहाँ पर ब्रैकेट जो होगा वो स्मॉल ब्रैकेट, मतलब लेन और लेन में स्मॉल ब्रैकेट में पूरा स्ट्रिंग लिखना था। पर इतनी बड़ी स्ट्रिंग तो कोई लिख सकता नहीं, इसलिए हम क्या करेंगे, हम उसको एक वेरिएबल असाइन कर देंगे और वो वेरिएबल इसके अंदर लिख देंगे। तो अब जो आउटपुट होगा उसमें इसमें जितने नंबर ऑफ स्ट्रिंग रहे होंगे वो यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। मान लो 30 या फिर 60 जो भी रहे होंगे वो यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। तो सिंटेक्स आप इसका याद रख लो कि लेन और लेन के अंदर नेम ऑफ स्ट्रिंग, नेम ऑफ स्ट्रिंग लिखो अगर छोटा सा है, या फिर अगर आपने उस स्ट्रिंग को कोई वेरिएबल असाइन किया हुआ है तो आप वो वेरिएबल भी लिख सकते हो। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा है लेन और लेन के अंदर स्ट्रिंग डाल दिया राम, तो आउटपुट 3 आ गया। अगर मैं चाहता तो ऐसे भी लिख सकता कि ए जो है इसके अंदर एक ए वेरिएबल जो है इसके अंदर क्या स्टोर है, एक स्ट्रिंग स्टोर है जो कि है राम ना। और अब मुझे इस स्ट्रिंग का लेंथ चाहिए तो मैं लिखता लेन, मैं यहाँ पर लिखता लेन और लेन के अंदर अब मैं पूरा राम लिखने की जगह यहाँ पर ए लिख देता, तब भी जो आउटपुट है वो 3 आता। तो ये दोनों ही वेज है जिससे आप लेंथ ऑफ कैरेक्टर, मतलब कितने कैरेक्टर्स हैं वो पता कर सकते हैं। तो मुझे लगता है आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब इसका एक वो देखते हैं कि जो पाइथन होता है उसमें आप असाइनमेंट, मतलब उसी सेम जगह पर दूसरी वैल्यू को असाइन नहीं कर सकते। जैसे यहाँ पर पाइथन लिखा हुआ था, तो अगर आपसे कोई कहे कि भैया एच को हटा के पी लगा दो, मतलब एच को हटाना है और यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर आपको एच को हटाना है, आपको यहाँ पर एच को हटाना है और एच को हटाकर आपको एच की जगह आपको पी करना है। मतलब आप लिखना क्या चाहते हो, अब आप लिखना चाहते हो कि जो पाइथन था उसको आपको एच हटाकर यहाँ ऐसे लिख दो ना। तो अगर आप ये करना चाहते हो तो ये आपको पाइथन करने नहीं देगा। क्यों नहीं करने देगा, क्योंकि भैया जो स्ट्रिंग होती है वो इम्यूटेबल डेटा टाइप होती है ना, और मैंने बताया है कि इम्यूटेबल डेटा टाइप में कोई भी चेंजेस अलाउ नहीं करता पाइथन। आपने एक बार जो स्ट्रिंग डिफाइन कर दी है वो पूरे प्रोग्राम के लिए सेम होने वाली है। तो अगर आप चाहते हो कि कोई एक कैरेक्टर उस स्ट्रिंग का चेंज कर दिया जाए, या 2 कैरेक्टर, या उसमें से कुछ कैरेक्टर, या पूरी स्ट्रिंग ही चेंज कर दिया जाए, तो आप वो नहीं कर सकते। तो वही लिखा है कि आइटम असाइनमेंट नॉट सपोर्टेड फॉर स्ट्रिंग्स। अगर आप ऐसा करते हो तो अच्छा, आइटम असाइनमेंट करते कैसे हैं, तो अगर आपने सिर्फ इतना लिखा होता ए और यहाँ पर 0 और आपने इसे प्रिंट कर दिया होता, स्ट्रिंग की बात कर रहा हूँ, अगर आपका ये कोड होता तो पाइथन अगर लिखा हुआ है तो यहाँ पर पी प्रिंट होकर आ जाता ना, ये हो गया। लेकिन अगर आपको असाइन करना है तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। आप इतना लिखे थे ना, आप इतना लिखे थे कैरेक्टर को रिट्राइव करने के लिए। अब इसके आगे आपको सीधा एक इज इक्वल टू लिखना है और आप इस जगह पर जो नई वैल्यू डालना चाहते हो आपको यहाँ पर वो वैल्यू लिख देना है। मान लो मुझे पी की जगह एल चाहिए तो यहाँ पर मैं एल लिख दे। लेकिन ये चीज़ आप लिस्ट में कर सकते हो, लेकिन स्ट्रिंग में ये चीज़ नहीं होगा। अगर आप ऐसा कुछ करते, मतलब अगर आप कोई वैल्यू असाइन करने की कोशिश करते भी हो किसी स्ट्रिंग को, तो वो आपको एरर देने वाला है। तो मुझे लगता है आपको असाइनमेंट ऑपरेटर भी बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा, और असाइन कैसे करते हैं उसका तरीका लिस्ट में मैं आपको बताऊंगा। लेकिन एक छोटा सा आपको ओवरव्यू दे देता हूँ कि आप ऐसे जो है वो कैरेक्टर रिट्राइव कर देते। अब आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ इतना करना है कि इसके आगे एक इज इक्वल टू लगाओ और आपको जो नई वैल्यू देनी है वो वैल्यू आप इधर लिख दो ना। और तो ये जो 0 इंडेक्स होगा, 0 इंडेक्स पे जो वैल्यू रही होगी, जो कैरेक्टर रहा होगा, अब वो कैरेक्टर चेंज हो जाएगा और उसकी जगह ये जो आपने नया कैरेक्टर डाला होगा वो आ जाएगा। जैसे मैं अगर आपको एक एग्जांपल देता हूँ, ये चीज़ लिस्ट में होती है तो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ 1 2 3 ये लिखा हुआ था ना। अब मैं ये मान लो L इज इक्वल टू है, ठीक। अब इसके बाद क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे L, और L पे जो 0th इंडेक्स वैल्यू है उस पर जो वैल्यू है उसको चेंज करके हमें 4 करना है। तो अगर हम इसका आउटपुट देखेंगे, अगर इसके बाद हम लोग कहें कि ये अब चेंज हो चुका है, अगर आप इसके बाद हम कहें कि प्रिंट करो L को ना, तो इसका जो आउटपुट आने वाला है, इसका अगर जो आउटपुट आएगा वो आउटपुट आएगा यहाँ पर L को जब आप प्रिंट करोगे तो अब इधर 0th इंडेक्स वैल्यू पे क्या था, 1 था, तो अब ये 1 हट जाएगा और 1 की जगह आपने जो नई वैल्यू डाली होगी वो नई वैल्यू आ जाएगी। अभी क्या है हम लोग के केस में 4 और बाकी सब सेम रहने वाला है। तो यही होता है असाइनिंग, आइटम असाइनमेंट। तो ये चीज़ सपोर्ट स्ट्रिंग में सपोर्ट नहीं करता, ये चीज़ सपोर्ट करता है किधर, ये चीज़ सपोर्ट करता है ये लिस्ट में। अब ये हो गया। अब अगली टॉपिक जो है वो ट्रांसवर्सिंग स्ट्रिंग,
ना। तो ट्रांसवर्सिंग क्या होता है? ट्रांसवर्सिंग का मतलब होता है कि आप किसी स्ट्रिंग से एक एक वैल्यू निकालें और उसके ऊपर कोई ऑपरेशन परफॉर्म करें, या फिर आप जैसे कि आपने स्ट्रिंग जो है पाइथन जो है, पाइथन से एक एक वैल्यू निकाली और उस पर कुछ काम किया, मतलब उसका कुछ यूज़ किया, तो उसको कहते हैं हम लोग ट्रांसवर्सिंग स्ट्रिंग की। स्ट्रिंग की एक एक वैल्यू को रिट्राइव करना और फिर उसको दूसरे फॉर्म में यूज़ करना है। तो डेफिनेशन देख लेते हैं। तो ट्रांसवर्सिंग रिफर्स टू इटरेशन। अब इटरेशन का मीनिंग क्या होता है? तो इटरेशन इज अ जनरल टर्म ऑफ टेकिंग ईच आइटम ऑफ समथिंग, मतलब आपको स्ट्रिंग का एक एक आइटम लेना है। यहाँ आइटम क्या है? स्ट्रिंग का आइटम है कैरेक्टर, तो आपको एक एक कैरेक्टर लेना है, एक के बाद एक लेना है, मतलब पहला कैरेक्टर लेना है, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, और ऐसे एक एक कैरेक्टर लेना है और एक कैरेक्टर को एक टाइम में लेना है। ठीक, तो ट्रांसवर्सिंग मतलब क्या होता है? ट्रांसवर्सिंग का मतलब होता है कि आपको जो स्ट्रिंग दिया हुआ है उसके एक एक कैरेक्टर आपको एक एक कैरेक्टर को रिट्राइव करना है वन बाय वन, और अगर आप चाहें तो उसको रिट्राइव करने के बाद पर कैरेक्टर पे कोई ऑपरेशन भी परफॉर्म कर सकते हो। तो अब इसका एक एग्जांपल लिख लेते हैं, इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो कोड जो है उसके अंदर हमने जो स्ट्रिंग स्टोर की है, वो स्ट्रिंग के अंदर हमने अपने चैनल का नाम दिया है लर्न विथ आदित्य। तो अब ट्रांसवर्सिंग की कैसे जाती है? तो ट्रांसवर्सिंग के लिए सबसे पहले फॉर लूप का इस्तेमाल करते हैं। तो फॉर लिखते हैं, फॉर के बाद इंडेक्स, फॉर के बाद आपको वो वेरिएबल देना है, आपको वो वेरिएबल देना है जिसमें वो जो आपकी स्ट्रिंग है उसकी जो एक एक वैल्यू रिट्राइव होगी वो स्टोर होगी। तो यहाँ पर मैंने ए दे दिया है, और इसके बाद इन, मतलब वैल्यू कहाँ से लेनी है, तो यहाँ पर इन दे दिया। तो अगर आप चाहें तो पूरा स्ट्रिंग लिख सकते हैं डबल कोट में, लेकिन आप जानते हैं स्ट्रिंग बहुत बड़ी होती है, तो आप उसको एक वेरिएबल असाइन करते हैं। जैसे लर्न विथ आदित्य को भी जो है कोड वेरिएबल असाइन किया गया है, तो हम लोग लिख देंगे कोड। अगर पहली लाइन का मतलब देखा जाए तो इसका मतलब ये है कि आपको एक एक वैल्यू को रिट्राइव करनी है कोड स्ट्रिंग से, और उसकी वो जो एक एक वैल्यू आप रिट्राइव करोगे उसको एक एक करके ही आपको ए वेरिएबल को दे देना है। चलो, ये हो गया पहली लाइन का मतलब। अब दूसरी लाइन में क्या कर रहा है कि आपने जो वैल्यू रिट्राइव की है और ए में स्टोर की है उसे अब आपको प्रिंट कर लेना है ना। इधर लिखा है ना प्रिंट ए, और इसके बाद इंड कमांड दिया हुआ है। इंड मतलब क्या होता है? इंड मतलब होता है कि अभी अगर जब दूसरा प्रिंट ऑपरेशन चलेगा तो वो क्या होगा कि वो अब इसी में चलेगा, वो दूसरी न्यू लाइन में नहीं जाएगा और इसी लाइन में जाएगा। और अगर आपने कुछ कैरेक्टर इंड के अंदर कुछ दे दिया, कुछ कैरेक्टर दे दिया, कुछ नंबर दे दिया, तो क्या होगा कि जो पहला प्रिंट फंक्शन था और दूसरा प्रिंट फंक्शन था उसके बीच में वो कैरेक्टर प्रिंट हो जाने वाला है। तो ये होता है इंड फंक्शन। तो चलिए अब इसको देखते हैं कि इसका आउटपुट कैसे आने वाला है। ओके, तो अब आउटपुट देखते हैं। तो जब पहली बार लूप चला तो आपको क्या लगता है कि कोड की कौन सी वैल्यू आई होगी? तो पहली बार लूप चलेगा तो पहली वैल्यू एन आई, तो मतलब ए को जो पहली वैल्यू मिली वो क्या मिली? वो एल मिली ना। ए को जो पहली वैल्यू मिली वो एल मिली। अब एल वैल्यू लेकर वो आगे आया और प्रिंट ए लिखा था तो उसने एल वैल्यू को प्रिंट कर दिया। अब इसके बाद इंड कमांड लगा हुआ था, तो इंड में क्या दिया हुआ था? मैंने कहा ना दो प्रिंट फंक्शन के बीच में, प्रिंट स्टेटमेंट के बीच में इंड में जो भी चीज़ लिखी होती है वो प्रिंट हो जाती है। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ था तो एल के बाद देखिए ये प्रिंट हो गया। अब उसके बाद फिर ये वापस गया तो एल तो मिल चुका था, अब जो दूसरी वैल्यू ए को मिलने वाली है वो है ई। अब ई वैल्यू लेकर ये फिर यहाँ पर आया तो फिर प्रिंट ए करना था तो फिर ई प्रिंट हुआ। फिर उसके बाद इंड लगा। अब फिर आप जानते हो कि इंड दो प्रिंट स्टेटमेंट्स के बीच में इंड में जो भी चीज़ लिखी होती है वो प्रिंट होता है। तो यहाँ पर ये चीज़ प्रिंट हो गया, और ऐसे ही ये पूरा लूप तब तक चलेगा जब तक आप लास्ट वैल्यू तक वहाँ से रिट्राइव नहीं कर लेते हैं। तो इसी को कहते हैं ट्रांसवर्सिंग ऑफ अ स्ट्रिंग, मतलब आप एक एक कैरेक्टर को स्ट्रिंग को निकालो, वन बाय वन निकालो, और उसके बाद उस पर कुछ काम करो अगर आप करना चाहते हो, उस वैल्यूज़ का कुछ इस्तेमाल करो। तो ये हो गया ट्रांसवर्सिंग ऑफ स्ट्रिंग। अब स्ट्रिंग ऑपरेटर्स, तो ये भी मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में बता दिए हैं, लेकिन अभी मैं आपको फिर बताने वाला हूँ कि स्ट्रिंग ऑपरेटर्स क्या होते हैं। तो स्ट्रिंग ऑपरेटर्स दो टाइप के होते हैं, एक होता है स्ट्रिंग कंकैटिनेशन ऑपरेटर और दूसरा होता है एक स्ट्रिंग रेप्लिकेशन ऑपरेटर। तो स्ट्रिंग कंकैटिनेशन ऑपरेटर क्या होता है? तो कंकैटिनेशन का मतलब होता है एडिशन। कंकैटिनेशन का मतलब होता है एडिशन, मतलब दो चीज़ को जोड़ना। यहाँ पर मैंने लिखा भी है कंकैटिनेशन का मतलब है प्लस। तो अब आप दो स्ट्रिंग को कैसे प्लस करते हैं? मान लो आपके पास दो स्ट्रिंग है, जैसे मैंने तीन स्ट्रिंग ले लिया ना, एक मैंने ले लिया लर्न ना,
और दूसरी स्ट्रिंग मैंने ले लिया, उसको प्लस किया किसके साथ, विथ के साथ प्लस किया ना, और फिर उसको प्लस किया मैंने आदित्य के साथ। ये क्या आ गया, उसको मैंने किसके साथ प्लस किया, आदित्य के साथ प्लस किया ना। तो जब आप ऐसा करोगे तो पाइथन जो आपको इसका आउटपुट देने वाला है वो ये है कि अब ये 5 कैरेक्टर पहले लिखेगा, इसमें ये विथ को जोड़ देगा अगले वैसे ही, मतलब बिना स्पेस दिए ही यहाँ से तुरंत जोड़ देगा ना, और उसके बाद ये तीसरे को जोड़ देगा। मतलब कैसे आने वाला मैं आपको लिख के देने वाला दिखा देता हूँ कि ये जो कोडिंग लिखी है मैंने इसका रिजल्ट कैसा आने वाला है। इसका रिजल्ट जो आएगा वो ये आएगा कि पहले लर्न लिख दिया जाएगा क्योंकि वो पहला ऑपरेटर था। फिर बिना स्पेस दिए, लर्न की स्पेलिंग रहती है LEARN, स्पेलिंग गलत लिखा है ना। तो सबसे पहले यहाँ पर लर्न लिख दिया जाएगा और बिना स्पेस दिए वहीं से शुरू हो जाएगा विथ ना, और वहीं से शुरू हो जाएगा हमारा आदित्य। मतलब इसका जो आउटपुट आने वाला है वो ये है। तो आप समझ गए होंगे कि कंकैटिनेशन का मतलब होता है कि जो भी दो स्ट्रिंग दी हुई है उसको लाओ, दोनों के इस वाले का ये इन्वर्टेड कॉमा हटाओ, इस वाले का ये इन्वर्टेड कॉमा हटाओ और इन दोनों को जोड़ दो और इस इन्वर्टेड कॉमा को इधर लगा दो, इस इन्वर्टेड कॉमा को इधर लगा दो। यही होता है स्ट्रिंग कंकैटिनेशन ऑपरेटर। मतलब जो भी स्ट्रिंग आपने दी है वो 2 या 3 या 10 स्ट्रिंग को जोड़कर एक स्ट्रिंग बना देना है और बिना किसी स्पेस के बनाना है। हाँ, अगर यहाँ पर एक पहले स्पेस होता और उसके बाद राम लिखा होता तो वो स्पेस जरूर आ जाएगा, लेकिन अगर दोनों में कोई स्पेस नहीं दिया हुआ है स्ट्रिंग के अंदर तो फिर कोई स्पेस नहीं आने वाला, दोनों ऐसे ही चपचपा के जुड़ जाएंगे, एक साथ जुड़ जाएंगे। ओके, तो ये हो गया कंकैटिनेशन। अब रेप्लिकेशन ऑपरेटर क्या होता है? रेप्लिकेशन में कुछ नहीं होता। तो रेप्लिकेट करने के लिए आपको तो एक तो स्ट्रिंग होना चाहिए, क्योंकि स्ट्रिंग पे ही काम हो रहा है, तो एक तो स्ट्रिंग होना चाहिए और जिसके साथ आप इसको मल्टीप्लाई कर रहे हो वो एक नंबर होना चाहिए ना। वो क्या होना चाहिए? वो एक नंबर होना चाहिए, नेचुरल नंबर होना चाहिए, 1 2 3 4 ऐसा होना चाहिए। तो आपने राम लिखा और उसको मल्टीप्लाई किया आपने 3 के साथ ना। तो अब पाइथन को ये समझ में आएगा कि राम को जो है उसे 3 बार रेप्लिकेट करना है, मतलब 3 बार उसको रिपीट करना है। तो इसका जो आउटपुट आने वाला है वो कुछ ऐसे देगा। वो एक बार राम लिखेगा, आपने इंटू 3 दिया है ना, फिर एक बार राम लिखेगा और फिर एक बार राम लिखेगा। मतलब आपने जिस भी कैरेक्टर को मल्टीप्लाई किया है, मतलब मल्टीप्लिकेशन सिंबल, मतलब रेप्लिकेशन ऑपरेटर जिस भी स्ट्रिंग पे लगाया है, वो स्ट्रिंग जितने नंबर आप इधर दिए रहोगे उतने नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट हो जाने वाली है। ओके, तो मुझे लगता है आपको स्ट्रिंग रेप्लिकेशन ऑपरेटर भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट जो चीज़ है वो है मेंबरशिप ऑपरेटर। मेंबरशिप ऑपरेटर एक चेक करने का ऑपरेटर होता है कि ये चीज़ इस स्ट्रिंग के अंदर है या नहीं है। तो इस 2 वे होता है, एक होता है इन और एक होता है नॉट इन। तो इन क्या होता है? इन ट्रू रिटर्न करेगा अगर आपने जो स्ट्रिंग का पार्ट दिया हुआ है वो स्ट्रिंग का पार्ट उस स्ट्रिंग में है। जैसे कि अगर मैंने यहाँ स्ट्रिंग राम दी हुई है और यहाँ मैंने आर दिया हुआ है और यहाँ पर मैंने इन लिखा है, इसका कहने का मतलब क्या है कि जो आर है वो राम में है या नहीं। आर इन राम मतलब आर जो छोटा सा स्ट्रिंग का पार्ट है वो इस बड़ी सी स्ट्रिंग में आता है या नहीं। और ऐसा नहीं कि आर और यम लिखा हुआ है, अगर यहाँ आर्यम लिखा होता, आर्यम इन राम, तो ये फॉल्स देता। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको कॉन्टिन्यूअस वैल्यू चाहिए। जैसे आर ए लिखा होता तो ये ट्रू देता, क्योंकि आर और ए कॉन्टिन्यूअस कैरेक्टर्स को लिखना है। तो इन रिटर्न्स ट्रू, इन जो है वो ट्रू रिटर्न करता है इफ द कैरेक्टर और द सब स्ट्रिंग, अगर जो आपने कैरेक्टर दिया है या फिर आपने जो सब स्ट्रिंग दी है वो एग्जिस्ट करती है ना, गिवन स्ट्रिंग में वो स्ट्रिंग एग्जिस्ट करती है तो वो आपको ट्रू देने वाला है। जैसे मैंने लिख दिया इधर ए इन राम, तो आपको आउटपुट ट्रू देगा क्योंकि भैया ए तो है राम में ए है तो ये आपको ट्रू दे दिया। और अगर नॉट इन है तो ये इन का उल्टा काम करेगा, अगर नहीं है तो ये ट्रू देगा और अगर है तो ये फॉल्स देगा। मतलब इन जो था उसमें ये था कि अगर है तो ट्रू देगा और नहीं है तो फॉल्स देगा, लेकिन नॉट इन का मतलब ये है कि नहीं है तो ट्रू देगा और है तो फॉल्स देगा।
तो नॉट इन रिटर्न्स ट्रू, नॉट इन जो है वो ट्रू रिटर्न करता है द कैरेक्टर, अगर कैरेक्टर या फिर सब स्ट्रिंग है वो उसमें कि दी हुई स्ट्रिंग में एग्जिस्ट नहीं करती, मतलब नहीं है तो वो क्या देगा, ट्रू देगा, और अगर है तो फॉल्स देगा। ठीक, जैसे अगर मैंने यहाँ पर लिखा कि ए इन राम, ए इन नहीं होगा, मैं आपको इधर इसको काटो, यहाँ पर मैं लिखूँ ए नॉट इन ना, अगर मैं यहाँ लिखता ए नॉट इन राम, मतलब ए जो है वो राम स्ट्रिंग में नहीं है, तो ये क्या देता है, ये आपको फॉल्स देता, क्योंकि वो तो है, तो ये आपको क्या देगा, ये आपको फॉल्स देने वाला है। तो यही होता है इन मेंबरशिप ऑपरेटर, इन और नॉट इन। तो हमने कंकैटिनेशन ऑपरेटर पढ़ लिया, रेप्लिकेशन ऑपरेटर पढ़ लिया और मेंबरशिप ऑपरेटर पढ़ लिया। अब हम लोग को एक कंपैरिजन ऑपरेटर पढ़ना है, कंपैरिजन ऑपरेटर का एग्जाम्पल, और फिर डिटरमाइनिंग द ISCII और यूनिकोड वैल्यूज। तो कंपैरिजन ऑपरेटर क्या होता है, तो अगर मैं सबसे पहले आपके दिमाग में ये बात आई होगी कि कंपैरिजन तो हम लोग स्ट्रिंग का मतलब नंबर का करते हैं कि 2 इज़ लेस देन 5, 2 इज़ इक्वल्स टू 2, आप ऐसे कंपैरिजन करते हैं। स्ट्रिंग में भाई कंपैरिजन कैसे होगा, ये तो बड़ी ही दिक्कत हो गई। तो आपको मैं बताऊं, स्ट्रिंग जो कंपेयर की जाती हैं, दो स्ट्रिंग, उनको दो वेज पे की जाती है ना। क्या है वो दो वेज, तो दो वेज ये है कि पहले देखा जाता है डिक्शनरी ऑर्डर, मतलब उनको डिक्शनरी ऑर्डर में कंपेयर किया जाता है। मतलब अगर आप बताएं तो ए जो होगा वो ग्रेटर देन होगा, स्मॉल ए जो होगा वो ग्रेटर देन होगा स्मॉल बी के ना। ऐसा क्यों, क्योंकि जो है ए जो होता है वो बी से पहले आता है डिक्शनरी। पहले डिक्शनरी की बात करें तो पहले सारे ए वाले आते हैं, फिर बी वाले आते हैं ना, तो इसीलिए ए जो है वो बी से बड़ा है। मतलब पहला तो आप डिक्शनरी के बेसिस पे कर सकते हो ना, डिक्शनरी के बेसिस पे आप कंपैरिजन कर सकते हो, जैसे डिक्शनरी में जैसे वैल्यूज आती हैं, जैसे जैसे कैरेक्टर्स आते हैं वैसे वैसे आप कंपैरिजन इसका कर सकते हो। और जो दूसरा वे होता है कंपैरिजन का, अब इसमें क्या होता है कि ये पहले अगर मैं यहाँ पर देखूँ, एक और मैं एग्जांपल देता हूँ कि यहाँ पर ए तो लिखा हुआ था ना, इधर क्या है कि इधर लिखा हुआ था ए ना, और ए के साथ लिखा हुआ था आर, और उसको आपको कंपेयर करना था किसके साथ, बी और बीबी के साथ करना था, बीबी के साथ करना, मतलब बीबी के साथ नहीं करना था, बी के साथ करना था। ओके, तो आप कहोगे कि ए जो है, अगर ए जो है वो तो बड़ा है बी से ना, अगर डिक्शनरी के हिसाब से देखा जाए तो ए तो बड़ा है बी से, लेकिन बी जो है वो आर से बड़ा है। तो अब बड़ी मुसीबत आ गई कि ये वाला देखिए तो ये वाला देखिए, तो वो जो हमारा पाइथन का कंपाइलर है वो पहले दोनों के पहले कैरेक्टर को कंपेयर करता है। तो अगर पहले कैरेक्टर में उसे रिजल्ट मिल जाता है ना, तो पहला कैरेक्टर इसका ए था और उसका बी था, तो अब इसमें कंपैरिजन कर लेगा कि ए जो है वो बी से बड़ा है डिक्शनरी के फॉर्मेट से देखा जाए। तो अब वो इसके पास और इसके पास नहीं जाने, इसके बाद चाहे कितने भी कैरेक्टर इसमें रहे हों, उसको अब इससे मतलब नहीं है, रिजल्ट यही आने वाला है कि ए जो है, ये वाला जो स्ट्रिंग है वो इस स्ट्रिंग से बड़ा है। ओके, ये पहला वे हो गया। लेकिन अगर इधर भी लिखा होता, अगर कुछ ऐसा लिखा रहे कि ए लिखा हुआ है इधर और इधर लिखा हुआ है ए बी ना, तो क्या होगा, सबसे पहले वो पहला कैरेक्टर को देखेगा ना, तो पहला कैरेक्टर क्या है, इसका ए है और इसका भी ए है, दोनों इज इक्वल टू हो गए। अब ये आगे जाएगा ना, अब ये आगे जाएगा और दूसरे कैरेक्टर को कंपेयर करने वाला। दूसरा कैरेक्टर क्या है, दूसरा कैरेक्टर इधर का ए है और इधर का बी है, तो अब उसे यहाँ कंपैरिजन मिल गया कि ए जो है वो बी से बड़ा है, तो अब ये दे देगा कि ये वाला कैरेक्टर जो है वो ए कैरेक्टर से बड़ा है। मतलब वो पूरे कैरेक्टर तक तभी जाएगा अगर उसके पहले वाले कैरेक्टर दोनों में ही सेम प्रायोरिटी वाले हैं तो, और अगर इधर और इक्वल टू रिजल्ट तभी देगा जब दोनों ही कैरेक्टर सेम होने वाले हैं। अगर इधर भी ए है और इधर भी ए है तभी आपको इज इक्वल टू साइन देने हुए अब मिलेगी। और दूसरा वे जो है वो ये है कि जो अपर केस लेटर्स होते हैं उनको लोअर माना जाता है स्मॉल केस लेटर से। मतलब अगर कहीं ए लिखा हुआ है कैपिटल, अगर आपको कैपिटल ए और स्मॉल ए में कंपैरिजन करने को मिल गया है तो स्मॉल ए जो है वो बड़ा होगा कैपिटल ए से स्ट्रिंग कंपैरिजन में।
तो ये दो वे है। पहला ये है कि स्ट्रिंग्स को कंपेयर किया जाता है डिक्शनरी में, वो कैसे आते हैं उस हिसाब से, मतलब ए को पहले फिर बी को फिर सी को, और पहले दोनों की पहली पहली वैल्यू को पहले कैरेक्टर, दोनों के पहले कैरेक्टर को उठाया जाता है और उनके बीच में कंपैरिजन किया जाता है। अगर वो दोनों सेम निकल जाते हैं तो फिर दूसरे को, फिर अगर वो दोनों भी सेम हो जाते हैं तीसरे को, मतलब जहाँ पर भी उनको कोई रिजल्ट मिल जाता है कि ये बड़ा है या ये बड़ा है, तो उधर ही वो टर्मिनेट कर देते हैं और रिजल्ट दे देते हैं जो भी बड़ा होता है उसके फेवर में, कि ये बड़ा है ये छोटा है। ठीक, ये तो पहला वे हो गया। दूसरा वे ये है कि जो अपर केस लेटर्स होते हैं उनको लोअर कंसीडर किया जाता है लोअर केस लेटर से। तो ये होता है कंपैरिजन का प्रिंसिपल। चलो अब कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। ये देखिए, अगर दोनों स्ट्रिंग बिल्कुल सेम है ना, तो वो क्या देगा, वो ट्रू देगा कि हाँ, मतलब इज इक्वल टू साइन लिखा हुआ है तो वो ट्रू देगा। और ये देखिए, अगर कहीं आपको ऐसा मिले तो इसका मतलब होता है नॉट इक्वल टू। अगर आप इसे मैथ में करें तो मैथ में आपको नॉट इक्वल टू लिखना रहता है, तो आप कैसे लिखते हो, आप ऐसे इज इक्वल टू लेके काट देते हैं। लेकिन डिक्शनरी, लेकिन आपके कीबोर्ड में तो ऐसी कोई बटन नहीं होती, तो इधर अगर आपको नॉट इक्वल टू शो करना है तो आपको उसको ऐसे शो करना पड़ता है। ठीक, पहले एक्सक्लामेशन मार्क और फिर इज इक्वल टू, तो इसका मतलब होता है नॉट इक्वल टू। तो ये देखिए, ए बी सी इज इक्वल टू ए नॉट इक्वल टू ए बी सी, ये ट्रू दिया हुआ है। अगर आप सोचें क्यों इधर भी ए बी सी लिखा हुआ था, इधर भी ए बी सी, नहीं भैया, इसका पहला कैरेक्टर उसने उठाया तो इधर ये कैपिटल ए था, और इसका पहला कैरेक्टर उठाया तो ये स्मॉल ए था, और इन दोनों में कंपेरिजन किया गया तो ये रिजल्ट आया कि ये जो है, ये स्मॉल ए जो है वो कैपिटल ए से बड़ा है। अब इसके बाद उधर भी बी है, उधर भी उससे, उधर भी सी, उधर भी सी, उससे मतलब ही नहीं है। तो इसीलिए अगर इसका असली रिजल्ट ये आता कि ये इधर वाली जो स्ट्रिंग है वो बड़ी इधर वाली स्ट्रिंग से, ओके, पर इधर नॉट इक्वल टू लगा हुआ था इसलिए यहाँ ट्रू आ गया कि सच में नॉट इक्वल टू, दोनों इक्वल टू नहीं, ये बड़ा है ये छोटा है। और तीसरा एग्जांपल देखते हैं। तो वही मैंने जो आपको बताया कि जो इधर ये देखिए, ये भी ये फॉल्स आएगा, सॉरी, ये जो रिजल्ट है ये फॉल्स आने वाला है। ये क्या रिजल्ट आएगा, ये रिजल्ट आपका फॉल्स आने वाला है, क्योंकि अपर केस लेटर जो होता है वो लोअर केस लेटर से तो इसको ज़्यादा बड़ा माना जाता है, इसको छोटा माना जाता है। तो ये हो गया आपका ऑर्डरिंग ना। तो कैसे कंपैरिजन किया जाएगा, पहले डिक्शनरी को देखते हुए, और दूसरा कि लोअर केस लेटर जो होते हैं उनको स्मॉलर कंसीडर किया जाता है, अपर केस लेटर जो होते हैं उनको स्मॉलर कंसीडर किया जाता है लोअर केस लेटर्स को। तो अगर आपको जब पीडीएफ मिलेगा तो मैं आपको ये चीज़ सही करके दे दूंगा। एक यहाँ मिस्टेक हुई है और एक और कहीं मिस्टेक हुई है, एक यहाँ मिस्टेक हुई है, यहाँ पर इन लिखा हुआ था नॉट इन होना चाहिए। तो ये दोनों ही मिस्टेक्स में रेक्टिफाई करके आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में। अगर आपको अभी तक पता नहीं है तो आप पुरानी वीडियोस में भी जाइए, उधर आपको डिस्क्रिप्शन में उस लेक्चर के पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे। और दूसरी बात, अगर आपको कोई डाउट पूछना है तो आप को वो जो गूगल फॉर्म है उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी, और कमेंट सेक्शन में भी मैंने उसको पिन कर दिया है, तो आप उधर से भी कर सकते हो। तो अब होता है कि अगर आपके पास, जैसे कि अगर आप क्लास 10 में पढ़े हुए तो आप ASCII या फिर यूनिकोड वैल्यूज़ के बारे में ज़रूर पढ़े होंगे। तो मैं आपको अभी इसके बारे में नहीं पढ़ाने वाला हूँ। आप अगर चाहें तो 11th की बुक को एक बार रेफ़र कर सकते हैं इसको देखने के लिए, या फिर चलिए मैं आपको कभी पढ़ा दूँगा, आज नहीं, ओके। तो अगर आपको वो AFCII, एक्चुअली ये क्या होता है, ये एक यूनिक नंबर जो होता है वो प्रोवाइड कर दिया जाता है कि अगर ये नंबर है, अगर ये AFCII या यूनिकोड है तो उसका मतलब कौन सा कैरेक्टर है। तो अगर कहीं आप 97 AFCII या फिर यूनिकोड वैल्यू है तो उसका मतलब है कि वो स्मॉल ए को डिनोट कर रहा है। तो आप ये AFCII या फिर यूनिकोड वैल्यू किसी भी सिंगल के लिए निकाल सकते हैं, क्योंकि ये वैल्यूज़ जो होती हैं वो किसी सिंगल कैरेक्टर के लिए डिफाइन होती है। तो आप इधर अगर AB लिख देते हो तो वो नहीं आएगा, वो एरर आने वाला है, ओके। चलिए, अभी मैंने बोल दिया है तो आप मानोगे तो है नहीं, तो चलिए हम लोग उसको ट्राई कर लेते हैं कि ऐसा होता है कि नहीं। ओपन हो रहा है भाई आपका पाइथन, ओपन हो जा भाई। ये कितना टाइम लेगा, एक्चुअली हम लोग रिकॉर्डिंग चलाते हैं ना, तो रिकॉर्डिंग की वजह से थोड़ा सा अभी बहुत देर से रिकॉर्डिंग हो रहा है। कितना मिनट हो गया इसमें तो दिख नहीं रहा है, लेकिन रिकॉर्डिंग बड़ी हो गई इसलिए थोड़ा सा सिस्टम जो है वो लैग कर रहा है। तो चलिए जाने दीजिए, हम लोग अपना काम करते हैं।
तो इधर क्या लिखना है हम लोग को, ये देखिए अगर आपने ORD ये याद रखिए, और इसके बाद क्या करना है, इसके बाद आपको छोटा सा स्मॉल ब्रैकेट लगाना है और इसके अंदर आपको जो भी कैरेक्टर देना है वो दे देते हैं। जैसे अगर मैंने ए लिखा तो ये रिजल्ट दे देगा, देखिए 97 रिजल्ट दे दिया ना। अब चेक करते हैं कि अगर मैं इसके अंदर 2 कैरेक्टर देता हूँ तो वो कुछ रिटर्न करता है या नहीं। चेक कर लेते हैं भाई, ADBB कुछ ऐसे लिख देते हैं। ये देखिए एरर दे दिया, मतलब ये सिर्फ यहाँ देखिए एक्सपेक्टेड अ करेक्टर मतलब एक कैरेक्टर ही ये एक्सेप्ट करने वाला है, क्योंकि वो जो वैल्यूज़ प्रोवाइड करते हैं, मतलब AFCII कोड या फिर यूनिकोड जो है वो एक वैल्यू एक कैरेक्टर के लिए ही डिफाइन किया गया है। तो अगर आपको किसी भी कैरेक्टर का AFCII या फिर यूनिकोड वैल्यू चाहिए तो उसके लिए सिंटेक्स जो है वो है ORD, इस ऑर्डिनेट। अगर आप फुल फॉर्म देखें तो ऑर्डिनेट ORD और इधर फिर स्मॉल ब्रैकेट में आपको वो कैरेक्टर डाल देना है। कैरेक्टर यहाँ पर किसी नंबर को लिखना चाहोगे कि चलो ORD के अंदर लिख देते हैं कोई नंबर 1, ये देखिए ये एरर आ गया, मतलब ये कोई नंबर है तो नंबर को तो खुद ही वो AFCII वही मिलेगा, लेकिन ना ये बात हो गई। चलिए अगर देखते हैं कि अगर हम लोग स्ट्रिंग में इसी नंबर को डाल दें तो क्या होगा। जैसे मैंने 1 को है एज अ स्ट्रिंग डाल दिया, तो ये देखिए मतलब 1 एज अ स्ट्रिंग के लिए एक वैल्यू है, लेकिन इस 1 एज अ नंबर के लिए कोई AFCII को वैल्यू नहीं, कोई कोड नहीं है। तो आपको ये याद रखना है कि किसी भी लेटर के लिए कोड, मतलब ORD के अंदर आपको एक कैरेक्टर लिखना है और वो एक कैरेक्टर स्ट्रिंग कैरेक्टर होना चाहिए ना, स्ट्रिंग होना चाहिए, मतलब एक स्ट्रिंग के अंदर आपको एक कैरेक्टर को लिखना है तो आपको उसकी AFCII वैल्यू मिल जाएगी या फिर यूनिकोड वैल्यू मिल जाएगी। ये होता है ORD। अब ये तो हो गया अगर आप कैरेक्टर लिख के आप उसकी AFCII या यूनिकोड वैल्यू को निकाल सकते हो। लेकिन अगर किसी को AFCII या फिर यूनिकोड वैल्यू याद है और वो जानना चाहता है कि इस कोड से इस नंबर से कौन सा कैरेक्टर आने वाला है, तो क्या वो भी किया जा सकता है? हाँ बिल्कुल किया जा सकता है। अगर सीधा पॉसिबल है तो उल्टा भी पॉसिबल है। तो उसके लिए आप ORD का इस्तेमाल कर रहे थे, इसके लिए आप कैर का इस्तेमाल करेंगे। आपको कैर के अंदर कैर लिखना है, कैर के बाद आपको एक स्मॉल ब्रैकेट लगाना है और स्मॉल के ब्रैकेट के अंदर आपको वो AFCII कोड या फिर यूनिकोड दे देना है। जैसे अगर मैं लिखूँ CHR और हमको किसका पता चला था 49 पे देखते हैं कौन है, ये देखिए 1 आ गया। तो ये हो गया ORD और कैर ना, ORD और कैर। तो ORD से क्या होगा, ORD में आपको कैरेक्टर देना होगा और वो उसकी यूनिकोड वैल्यू देगा, और कैर में आपको यूनिकोड वैल्यू देना होगा और वो आपको कैरेक्टर देने वाला है। तो चलिए आज के लिए इस लेक्चर में इतना ही। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो यार हमने 10 दिन में 1100K कर लिए, तो इसका मतलब है आप लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हो, और थैंक्स कि आप मुझे सपोर्ट कर रहे हो। आप लोग ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहो और मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही झन्नाटेदार वीडियोस लाता रहूँगा। और अपनी क्वेरीज अब मेरे साथ शेयर करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। मैंने गूगल फॉर्म जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और बाकी सारे पाइथन रिवीजन टूर 1 के भी वीडियोज़ में गूगल फॉर्म की लिंक डाल दी है। आपको अपना नाम स्टेट नहीं देना है, मत दीजिएगा। सिर्फ आपको जो देना है वो है आपकी ईमेल आईडी और आपके क्वेश्चंस। आपके रिजल्ट आपको विदिन 24 to 48 आवर्स ज़रूर मिल जाएंगे, इसका वादा मैं आपको कर रहा हूँ। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड थैंक्स फॉर सपोर्टिंग मी ऑल्सो।